अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। मज़ेदार मैचेस का सिलसिला जारी है। अगले राउंड में टीम्स पहुंच रही हैं। बहुत टफ राउंड है ये, राउंड ऑफ 8 कहलाएगा और बड़ा ही मज़ा आएगा जब वो टीम्स छट कर आगे आ जाएंगी जिन्होंने बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए होंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग मैचेस का ये सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन अभी भी कोई मैचेस कम नहीं हो रहे। कल का मैच पूरी दुनिया के दिल टूटे। कुछ हमारे दोस्त ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी मज़े की बात कर रहे थे, चाहेंगे कि ऑन रिकॉर्ड भी हम, ऑन द कैम भी हम वही बात करें। पुर्तगाल और स्पेन का मैच था। मेरी नज़र में दोनों टीमें इक्वल खेली हैं, बराबर खेली हैं। मतलब दोनों ही टीमें बुरी गेम खेली हैं और लग नहीं रहा था कहीं कि राउंड ऑफ 16 का कोई मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। राउंड ऑफ 16 का कोई मैच ही नहीं लग रहा था। हाँ, जो गोल किया कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो जो इंजरी टाइम का गोल था वो बहुत कमाल था। पास बहुत खूबसूरत निकला, एक्यूरेसी थी उनकी शूट में और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गोल के अंदर बॉल को पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक गोल हो गया था, ऑलरेडी इंजरी टाइम शुरू था और जितना ढीला पुर्तगाल खेल रही थी, लग मुझे नहीं रहा था कि पुर्तगाल को बड़ा कमाल करेगी और हुआ भी यही है कि पुर्तगाल ने कोई बड़ा कमाल नहीं किया। कल के मैच की इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये कि एक तो टीम जेलअप नहीं नज़र आ रही, दूसरा शॉर्ट पासेस पे अगर हम बात करें तो सेकंड हाफ में ज़्यादा स्पेन के पास रही बॉल। अच्छा, रॉन्ग पोजेशन ऑफ बॉल जो मैं हमेशा बात करता हूँ, शायद एक्सपर्ट्स इस पर डिफरेंट राय रखते हैं पर मेरी छोटी सी नाकिस राय है। एक तो बॉल का पोजेशन होता है, एक रॉन्ग पोजेशन ऑफ बॉल है। गैर ज़रूरी तौर पर अपने पाँव में बॉल रखें, आगे से पीछे, पीछे से आगे देते रहें और 22-23 मिनट आप गोल की कोशिश ही ना करें और सिर्फ पासेस पे रहे और कहें जी हमने तो पोजेशन ऑफ बॉल वाला जो खाना है वो टिक कर लिया है कि 68% से ऊपर पोजेशन ऑफ बॉल हमारे पास थी। वो खाना तो टिक हो जाता है लेकिन गोल नहीं होता। पेनल्टीज़ पे जाते जाते ये मैच अगर मैं कहूँ तो तुक्के से ये मूव बनी। बहुत ढीली हुई थी पोर्चुगल, पीछे उनके डिफेंस पे बंदे उस तरह मौजूद नहीं थे, जो मौजूद थे वो भाग नहीं रहे थे और बड़ा एक अच्छा मौका बनाया स्पेन ने और गोल कर दिया। लेकिन स्पेन की तरफ से भी अगर यमाल की बात, बहुत 18 साल के हैं, अभी यंग हैं, अभी उन्हें बहुत आगे जाना है, बड़ी नज़रें हैं उन पर। लेकिन असिस्ट तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत मूव्स बनाए, ठीक है, बट एक खुद में स्पार्क होता है जो मैं अगर गलत होऊंगा तो हमारे एक्सपर्ट्स आज फ़ौरन मुझे दुरुस्त भी करेंगे, बड़े शानदार एक्सपर्ट्स हैं। मैंने ये स्पार्क लायनल मेसी में देखा, 18 साल से भी कम उम्र में वो आ गए थे। मैंने ये स्पार्क रोनाल्डो में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो में देखा। पोगबा बड़े कमाल के प्लेयर हुआ करते थे फ्रांस के, अभी एज भी उनकी कुछ नहीं है लेकिन उन पर पाबंदी लगी थी एंटी डोपिंग के मामलात को लेकर, तो 2024 से 4 साल की, फिर वो एक बैनुल अक़वामी अदालत में चले गए खेल की, 18 माह की पाबंदी रही, फिर वो एक क्लब में आके खेले पर उनसे खेला नहीं गया, इंजरीज में फंस गए और दीगर मामलात हो गए तो वो खेल नहीं पाए। अब वो टीम का हिस्सा भी इसीलिए नहीं है कि वो एक बहुत छोटे क्लब से खेल रहे हो, इंजरी का इशू। बहुत अच्छा प्लेयर था, सेम एम्बापे, एर्लिंग हॉलैंड और केन, कमाल, बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ फुटबॉल खेल रहे हैं दोनों, एर्लिंग हॉलैंड भी और हैरी केन भी। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फुटबॉल से मुराद मेरी ये है कि कोई फैंसी गेम नहीं खेल रहे, ड्रिबलिंग, डॉजिंग और पता नहीं क्या क्या, वो कुछ फैंसी नहीं कर रहे, बेसिक्स पे खेल रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत खेल रहे हैं, उसका उन्हें फ़ायदा हो रहा है और टीम उनकी आगे जा रही है। कल के मैच में रोनाल्डो बॉल को तरसते ही रह गए बेचारे, और मैं चूँकि ख़ुद ये क्या, मैं तो देख ही रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। अगर आपको एक हाफ में 1 या 2 पास, टोटल 2 बार आपके पाँव में बॉल दी जाए, और जब शूट्स का जाविया ये था कि लेफ़्ट टू राइट जा रही थी, राइट टू लेफ़्ट आ रही थी, मिडल के अंदर बहुत कम बॉल थी और जो ब्रूनो या बाकी खिलाड़ी हैं इनके, एक तो खैर वो नोनो बाहर चले गए, नोनो मेंडेस, और उनकी इंजरी मुझे समझ में नहीं आई कि वो इतनी जल्दी उन्होंने ख़ुद को कैसे ये कर लिया कि मैं इंजर्ड हूँ तो सब्स्टिट्यूट को आना चाहिए। और फिर अमेरिका इतना अच्छा खेलते खेलते ऐसा वन साइडेड, बल्कि ऐसा बुरा मैच खेला कि 4-1 से शिकस्त खा गए। लग यूँ रहा था अमेरिका कोई बड़ा कमाल करेगा, वो ट्रम्प कार्ड भी पूरी दुनिया में एक बहस चल निकली, लेकिन उसके बावजूद, अच्छा मुझे भी तब पता चला कि असल में ट्रम्प कार्ड क्या होता है, तो उसके बावजूद अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। तो जी अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, बड़े ही शानदार फुटबॉल एक्सपर्ट भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपने ज्वाइन किया। अरसलान शराजी साहब बहुत अच्छे शानदार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया अरसलान शराजी साहब। जैगम अब्बास साहब भी अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, बड़े कमाल के स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। तो पहले अब्दुल्ला साहब, कल का मैच
फिर मैं ज़रा अरसलान शिराजी साहब के साथ बड़ी मज़े की एक डिस्कशन करनी है जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड एक छेड़ दिया हमें। हम तो पहले कल का मैच, पहला पुर्तगाल का मैच, मुझे तो ऐसे लगा, मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं, ये वाहिद मैच था मुझे ऐसे लगा कि दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि भाई तू ही खेल ले, मैं ना खेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि देखें पोर्चुगल की टीम और स्पेन की टीम, इन दोनों टीम्स की मुझे अभी तक समझ नहीं आई, दोनों कोचेज़ की नहीं समझ आई। रोबर्टो मार्टिनेज हैं तो वो बायस्ड हैं, तो लुइस डा लुफेंटे हैं वो भी बायस्ड हैं। क्योंकि स्पेन की आप टीम देखें, कीपर सिचुएशन मुझे नहीं समझ आती। उनाई साइमन ने कुछ नहीं किया लीग में। डेविड राया वर्ल्ड्स बेस्ट कीपर थे सीजन। जॉन गार्सिया वन ऑफ द यंगेस्ट कीपर्स थे जो बेस्ट थे। ये कैसे खेल रहे हैं उन दोनों की जगह? राया को आपने नहीं खिलाना क्योंकि प्रीमियर लीग में ठीक है आपको ला लीगा के प्लेयर्स चाहिए। जॉन गार्सिया कैसे नहीं खेल रहे? ला लीगा के क्लीन शीट विनर थे। राइट बैक की स्पॉट मुझे नहीं समझ आती। पेड्रो पोरो कैसे खेल रहे हैं? अभी तक तो ठीक खेल रहे हैं, ब्लेंडर एक करेंगे मुझे लगता है बहुत बड़ा। लोरेंटे को खेलना चाहिए, वो बहुत एक्सपीरियंस भी अच्छे भी हैं। लपोर्टे कैसे खेल रहे हैं? सऊदी में खेल रहे हैं, बहुत बेहतर ऑप्शंस भी हैं। मिडफील्ड में मैं कैम की स्पॉट पे कहूँगा, फर्मिन लोपेज नहीं आए, डैनी ओल्मो आए, दोनों सेम क्लब के लिए खेलते हैं। किसी आप बादशाह फैन से पूछें वो कहेगा फर्मिन लोपेज बेहतर है, तो आपने किस बेसिस पे डैनी ओल्मो को सिलेक्ट किया है? स्ट्राइकर स्पॉट पे मुझे एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने एक स्ट्राइकर रखना है, और यारज़बाल बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, पर अगर आपने हेडर्स करवाने हैं तो आप एक लंबे स्ट्राइकर को रखें, क्योंकि इनके चांसेस मैंने देखे हैं कुछ गेम्स पे कि हेडर्स पे फोकस करते हैं। आपका बेस्ट हेडर टेकर कौन है? मिकेल मरीनो। लास्ट मैच आए थे, फुट से गोल किया था, वो अलग बात है, पर मरीनो हेडर्स में बहुत एक्सपर्ट हैं। आर्सेनल के लिए उन्होंने बहुत हेडर्स मारे और स्पेन के लिए भी जर्मनी के खिलाफ लास्ट यूरोज में क्रूशल एक्स्ट्रा टाइम विनर मारा था उन्होंने। तो हेडर्स के वो एक्सपर्ट हैं और आप हेडर्स, लमीन यमाल क्रॉसेस बहुत देते हैं, लेवेंडोव्स्की उनके पास होते हैं स्ट्राइकर, वो हेडर्स मारते हैं। तो अगर लमीन यमाल क्रॉसेस दे रहे हैं, एंड पे यारज़बाल हैं जो हेडर्स मिस करते हैं, तो ये भी मुझे लॉजिक नहीं समझ आई। फिर पोर्चुगल की टीम में आए तो मुझे पहले तो मिडफील्ड पे प्रॉब्लम ये कि टैक्टिक्स का, मिडफील्ड सही सिलेक्ट है, टैक्टिक्स ही नहीं है इनकी कोई। पहले तो आपका स्ट्राइकर की भी मुझे रोनाल्डो से भी थोड़े से मसले हैं कि अगर आपने, मैंने क्योंकि देखा है हेडर्स नहीं वो सही मार पा रहे ना, फिर वो स्ट्राइकर में उनसे, क्योंकि लो ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा टीम्स खेलती हैं, उसमें ये होता है कि सारे डिफेंडर्स आ जाते हैं तो सेंटर ओवरलोड होता है। रोनाल्डो यहाँ पे विंग पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे स्ट्राइकर में मतलब हेडर्स के लिए जाएं। लो ब्लॉक्स को तोड़ने का सिर्फ ये तरीका है, रोनाल्डो वो दोनों तरीके नहीं कर रहे, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। विंग्स पे मुझे प्रॉब्लम ये है कि राफेल लियाओ लास्ट मैच पोर्चुगल के बेस्ट प्लेयर्स थे, उनको आपने बेंच पर ड्रॉप किया, उनको 1 मिनट भी नहीं लाए। अच्छा, मैं इस पे आपसे बात करना भी चाह रहा था कि लास्ट मिनट तक मैं सोचता रहा वो बेचारा बाहर ही बैठा रह गया, तो वो अंदर क्यों नहीं आया? पता नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं समझ आई। फिर गुंचालो रेमोस, इन्होंने लास्ट मैच पोर्चुगल को विनर किया, स्कोर किया था स्टॉपेज टाइम पे। अब आपको क्योंकि रोनाल्डो को आपने खिलाना है, खिलाएं, ठीक है, आप रखें उनको, आप किसी कैम या किसी की जगह गुंचालो रेमोस को लाएं और उनको कहें कि आके मैच हमें जिता दें या ड्रॉ कर दें। आपने उनको लाए नहीं क्योंकि आपको पसंद नहीं है, आपको रोनाल्डो चाहिए, आप रोनाल्डो को खिला रहे हैं, उनकी टैक्टिक्स के मुताबिक नहीं खेल रहे, उनको बस आपने कहा भाई बॉक्स के अंदर जाएं, खड़े रहें, वहाँ पे आपको पास आएगा। पास आता है तो डिफेंडर्स इतने ज़्यादा होते हैं, ओवरलोड होता है बॉक्स में, तो उनका टैप इन ना कुछ हो पा रहा ना कुछ, ठीक है। विंगर्स आपके स्लो तरीन आप खिला रहे हैं, एक आप जॉ फिलिक्स को खिला रहे हैं जो एक स्ट्राइकर हैं और कैम है, जिनको आपने लेफ्ट विंग पे फोर्सफुली खिला रहे हैं, नहीं अच्छे लेफ्ट विंगर। फिर आप खिला रहे हैं राइट विंग पे पेड्रो नेटो को खिलाया था। पेड्रो नेटो, अगर आप किसी चेल्सी में देखें उनको, चेल्सी का वन ऑफ द वर्स्ट अटैकर्स चेल्सी के पेड्रो नेटो हैं। किसी चेल्सी फैन से आप पूछेंगे वो कहेगा पेड्रो नेटो इज़ नॉट दैट गुड। तो आपने उनको खिलाई जा रहे हैं, उनको खिला के बस उनको रखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा चांसेस वेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा को आप जब 60 मिनट्स के बाद आपको गोल चाहिए, आप ना गंचालो रेमोस लाए ना राफेल लियाओ लाए, आप बर्नार्डो सिल्वा मिडफील्ड ही चेंज करते रहे, आपका स्ट्राइकर भी नहीं कोई आया, ना कोई कैम आया। बड़ा मजे का, बड़ा मजे का, समझ आई मुझे, मेरा ख्याल है बहुत ही मजे का मैच एनालिसिस किया अब्दुल्ला ने, एक एक चीज़ और बड़ी मान्यूटली देखी है भाई, मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त। और बहुत अच्छी बात है कि लाइनअप्स पे बात की आपने, मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि जिन लोगों को होना चाहिए दोनों तरफ से वो मिसिंग एलिमेंट थे, जिन लोगों को होना चाहिए वो बाहर हैं और जिनको कुछ टाइम खिलाने के बाद बाहर करना चाहिए वो मुसलसल 90 मिनट अंदर हैं, चाहे वो उनका स्टेमिना हो वो ना हो, वो स्टिफ बॉडी के साथ खेल रहे हो। मैं अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जो एर्लिंग हॉलैंड की बात कर रहा था, मैं चाहूँगा हम आगे उस पर भी करें। अरसलान शिराजी साहब, पहले ज़रा मैं चाहूँगा कि ये बात बड़ी ज़रूरी है कि पूरा मैच खेल रहा है एक बंदा रोनाल्डो, आपने उसको खिलाना भी है, फिर टीम को ये कहना क्यों नहीं है कि रोनाल्डो की तरफ पास जाना चाहिए? वो बीच में खड़ा है और उसमें ये एबिलिटी, कौन नहीं जानता कि रोनाल्डो में ये एबिलिटी है कि वो अगर 4 में से
3 उसकी मिस होंगी, एक वो कैपिटलाइज करेगा। ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा प्लेयर है कि वो किसी एक भी मौके को कैपिटलाइज ना कर सके, लेकिन उसके पास बॉल ही नहीं आ रही थी। देखिए अरसलान, मैं रात के मैच की अगर बात करूं, हमारे अजीज़ ने बड़े खूबसूरत तरीके से उसे सम अप किया है लेकिन मैं स्पेन की अगर बात करूं, जिस तरह अब्दुल्ला कह रहा था, तो मैं ये कहूँगा कि वो गेम जीतना चाहते हैं। वो स्टार्स लेके आके, आप देखेंगे स्पेन इस वक्त फाइनल 8 में है, ठीक है, तो उन्होंने फाइनल 8 में उन प्लेयर्स के साथ अगर आ जाते और वो 16 से आउट हो जाते तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। वो स्टार्स नहीं लेके आए, वो प्लेयर्स लेके आए हैं जो हार्ड वर्क करेंगे, जो मुल्क के लिए जिताएंगे। तो मेरे ख्याल में यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप स्टार्स ना लेके आएँ जो टीम से भी अपने आप को बड़ा समझे, और उन्हें कोई अगर प्लान दिया जाए तो वो कहे हम बताएंगे कि प्लान होता क्या है और हम लेके चलेंगे, हम फलां क्लब के लिए खेलते हैं तो वहाँ तो हमें कोई प्लान नहीं दिया जाता। सो मेरे ख्याल में जो यानी वो कोच सोच के आए थे, जो मैनेजर सोच के आए थे कि ये प्लेयर्स हमारे प्लान के मुताबिक जाएंगे, उन्होंने उन्हीं प्लेयर्स के साथ गए और उसका रिजल्ट आप देखेंगे वो फाइनल 8 में मौजूद है और फाइनल 4 में भी मौजूद होंगे। उसके बाद अल्लाह बेहतर जानता है कि वो फाइनल 2 में होंगे या नहीं होंगे। जहाँ तक आपने पुर्तगाल की बात की, तो एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब 2 डिकेड हो गए हमें भी डिफरेंट गेम्स कवर करते हुए, देखते हुए, तो एक वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा था, एक ग्रुपिंग नज़र आ रही थी। जैसे लग रहा था कि एक पूरी टीम 10 प्लेयर्स अलग खेल रहे हैं और एक प्लेयर अलग खेल रहा है, वो इनमें से नहीं है। उसको अगर बाल दिया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मुखालिफ को बाल दिया है। तो मेरे ख्याल में वो आपको भी नज़र आ रहा होगा, और यही वो चीज़ें हैं जो शिकस्त का बायस बनती है। और ये हम बड़ी अच्छी तरह पाकिस्तान क्रिकेट में भी अपने आप को देख रहे हैं कि यही वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की भी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की यानी तनज़ली का ज़रिया है कि जब आप ग्रुपिंग कर लेते हैं या किसी एक के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और आप कहते हैं कि उसका नाम बनेगा, हमारी मेहनत भी उसके नाम पे जाएगी, तो यही मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, वैसे ये आपने बात थी कि कल उनकी टीम इतनी बिखरी नजर आ रही थी अरसलान, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मतलब राइट टू लेफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हो आप, मिडिल पॉकेट्स का यूज़ ही नहीं कर रहे हो। एक बंदा खड़ा है, उसके पास गेंद ही नहीं आ रही, कभी उसके पास से कहीं जा रही है, कभी उसके करीब से कोई और ले जा रहा है, और जहाँ भी जा रही है अटैक नहीं हो पा रहा गोल में। मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ। और पुर्तगाल खेल इतना ढीला रही थी, मेरा ख्याल स्पेन भी बहुत ही ढीला खेली, लेकिन पुर्तगाल बहुत ही ढीली किस्म की फुटबॉल। आपका ये पॉइंट मुझे बिल्कुल ठीक लगा है। शायद उनके अपने अंदर ही बड़े प्रॉब्लम्स उठ गए हैं कि जी अगर रोनाल्डो ये कर गया सारी ज़िंदगी के लिए अमर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो ये वाकई ठीक बात है। जैगम साहब, सर थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। जैगम अब्बास साहब, कल का मैच सर, पहले हम पुर्तगाल के मैच पे बात करेंगे। वैसे तो मेरी नज़र में, मैं आप लोगों की तरह बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं, पर जो देखते हैं हम शौक से, बड़ा ही कोई ढीला मुकाबला था सर। कोशिश दोनों की थी कि आप ही ढीला खेल लो तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सच चैनल का कि उसने मुझे मदऊ किया। लेकिन देखिए, मैं अपने पैनलिस्ट की और जो थे उनकी भी बात सुन रहा था, बेशक बिल्कुल दुरुस्त कहा सबने कि पुर्तगाल का वो कम्बिनेशन बिल्कुल नज़र ही नहीं आया। और फिर आपने अभी अपने उसमें बताया कि वाकई यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे 10 प्लेयर जो हैं वो एक जगह पे खेल रहे हैं और रोनाल्डो जो है वो अकेला खेल रहा है। देखिए, होता ये है कि फुटबॉल जो है टोटली कम्बिनेशन का गेम है। इसमें शॉर्ट पासिस से अगर ये खेलते, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि रोनाल्डो के अंदर अल्लाह ने खुदादा सलाहियत रखी है कि वो गेम को बनाता और ऐसे शॉर्ट पासिस खिलाता कि जिससे मूवमेंट बनते और एक बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलता। लेकिन देखिए, मैं यहाँ ये भी तस्करा करते चलूँ कि स्पेन जो है वो वाहिद टीम है कि जो इस वक्त 8 में आ चुकी है, यानी क्वार्टर फाइनल अब खेलेगी। अभी तक उसके खिलाफ कोई गोल कंसीव नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए कि मतलब उसने शॉर्ट पासिस से खेला और यकीनन कामयाबी हासिल करी। अच्छा, अब देखिए, मैं थोड़ा एक बात और ज़रूर बताता चलूँ कि ज़ाहिर है आपने ये मौका दिया तो जो फुटबॉल के शायकीन और नाजरीन हैं उन तक जो है ये दिलचस्पी का भी सामान पता कर दूँ कि देखिए, जहाँ तक हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तारीफ़ की, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बेजा होगा कि अगर हम गोलकीपर्स, जिसमें जो वर्ल्ड क्लास और ख़ास करके इसमें वर्ल्ड कप में जिन्होंने शानदार कारकर्दगी पेश की है, तो उसमें मैं बड़ा हैरान जो हूँ। सबसे पहला नाम जो लूँगा वो कैप वर्डी, जो छोटा सा मुल्क है, उसका जो गोलकीपर और 41 साल का गोलकीपर, जो आप यकीन जाने कि इस एज में अपने आप को फिटनेस रखना ये बहुत बड़ी बात थी। उसने जो शानदार कारकर्दगी का पेश किया। इसी तरह पुर्तगाल का गोलकीपर डियागो वेस्टा, उसने बहुत अच्छा पेश किया। अली रज़ा बहरमन, उसने शानदार खेल पेश किया। आप यकीन जाने कि मतलब इतनी ट्राइयाँ उसने सेव की। और देखिए, जो कल
जो सबसे बड़ा जो ब्राज़ील का जो मैच था जो कि नॉर्वे ने जीता है, अगर आप इसमें देखें तो उसमें ऑर्जन की बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिसने एक पूरी प्लेंटी जो थी वो सेव की और उसके साथ साथ कई ट्राइयां जो यकीनी गोल थे उनको सेव किया। और मैं समझता हूं कि अगर मैच विनिंग की बात करें कल का जो ब्राज़ील और नॉर्वे का जो मैच था, तो मैं समझता हूं कि इस गोलकीपर का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब आपने मुझे मौका दिया है तो मैं चाहता हूं कि एक जो बहुत ही खतरनाक चीज जो आ रही है, मैं चाहूंगा ये बड़ा मजे का है जैगन साहब, बड़ा कोई मजे की इंटरेस्टिंग चीजें शेयर हो रही हैं। जैगन भाई प्लीज वो जो बड़ी डेंजरस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप शेयर करने लगे थे वो बताएं हमें। देखिए वो जो है खतरनाक चीज जो है वो ये है कि देखें स्पोर्ट्समैन होने के नाते ये तमाम चीज़ों से स्पोर्ट जो है वो आज़ाद होता है, वहाँ वो ज़ात, रंग, मज़हब या जोग्राफियाई हदूद। लेकिन ये शुरुआत हमारे मुल्क इंडिया ने करी थी पाकिस्तान के साथ, और आईसीसी उसमें उसने बहुत कमज़ोर अपना पहलू दिखाया था कि जिसकी वजह से कि वो जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। उसी चीज़ को तसलसल को जो है मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे अमेरिकन प्लेयर जो थे बेलोगिन, उनको जब उन्होंने रेड कार्ड दिखाया तो होना ये चाहिए था कि जो एक रूल्स हैं फीफा के कि आप हैरान होंगे कि फीफा जो है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बॉडी है, इसलिए कि 210 से ज़्यादा ममालिक उसके रुकन है, तो उसको ये करना चाहिए था। खास करके इन्फेंटिनो ने तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा उससे तासुर नहीं किया कि उन्होंने जो है उसको उस रूल्स को जो था वेव ऑफ कर दिया और वो खेला। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि उन्होंने नॉर्वे की टीम ने जो है, क्योंकि देखें अर्लिंग हॉलैंड का बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने कितनी बड़ी डिफीट से जो है 4-1 से इसको किया। तो मैं चाहता हूं कि आपके इस चैनल के तवज्जुह से कि वाकई फीफा को जो है इसको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए। अच्छा ये बताएं जैगम भाई, ये जो बेल्जियम वाला मैच और यूएसए का मैच हुआ, इसमें आपने बताया कि एक रूल उन्होंने, मैंने जो देखा उसमें ये फीफा कह रही है अपनी रूल बुक के मुताबिक कि हमने जो रेड कार्ड वाला प्रोसीजर है उसको किसी भी वक्त इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं जी कभी भी कर लें, लाजमी नहीं है अगले ही मैच में कर लें, हम उससे आगे भी कर सकते हैं। पता नहीं 6 महीने का कोई वक्त था ऐसे, तो मे बी आई एम रॉन्ग बट फीफा ऐसा समझती है। और ये उन्होंने फीफा ने बाकायदा ऑफिशियली कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब बयान दिया है। अब अजीब बात है, वैसे मैं चाहूँगा इस पर सारे बात करें। पहले ज़रा अब्दुल्ला इस पर, ये जो रेड कार्ड वाला अजीब बात है मुझे वाकई। अच्छा किसी के लिए और मामला, किसी के लिए और, अब रेड कार्ड भी दिखा दिया है, वो खेलेगा भी, वो ट्रम्प कार्ड पहली बार मुझे पता चला ये होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा देखें, एक क्वालिफिकेशन थी वर्ल्ड कप की, रोनाल्डो फर्स्ट गेम के लिए सस्पेंड हुए थे, ही कुडंट प्ले द फर्स्ट गेम अगेंस्ट डीआर कॉन्गो। तब क्या हुआ था, तब रोनाल्डो नहीं खेल सकते थे, इन्होंने तब भी यही किया था कि सस्पेंशन को सस्पेंड किया, वर्ल्ड कप के बाद होगी। तब किसी कोच ने आके नहीं बोला, तब किसी प्लेयर ने आके नहीं बोला कि जी रोनाल्डो के साथ ये क्यों कर रहे हैं आप, क्यों खेलने दे रहे हैं। हमारा तो अमेरिका वाला मसला है ना, उस पर भी मैं आता हूँ, उसमें आके ना पर्सनल ले गए, मैं उस पर भी बात करूंगा। पहले मैं ये रोनाल्डो वाला कहूँ कि रोनाल्डो को तब आपने खेलने दिया था, तब भी गलत था, मिसाल दिया, तब बहुत गलत था पर खेलने दिया, ठीक है। अब उन्होंने खेल लिया, किसी कोच किसी प्लेयर ने कुछ नहीं आके बोला। अब फिर आगे ग्रुप स्टेज में एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे सिट होल, उनको सस्पेंशन मिली थी, फर्स्ट गेम उन्होंने मिस किया, फर्स्ट गेम में रेड कार्ड लिया था, सेकंड गेम मिस की, तब भी किसी को मसला नहीं हुआ। अब जब अमेरिका में बैलोगन के साथ ये आप लोगों ने किया, रेड कार्ड मिला, बेशक वो गलत था रेड कार्ड या नहीं, लोग कहते हैं वो डिजर्व नहीं करते थे, येलो था, एक्सीडेंटल था, उन्होंने राउंड ऑफ 16 की गेम मिस कर दी थी। तब आप लोगों ने, अब वही चीज़ हुई कि ट्रम्प कार्ड आप जो कह रहे हैं, उनकी सस्पेंशन को भी सस्पेंड कर दिया। अब बेल्जियम के कोच भी आ गए, कोचेज आए, प्लेयर्स है कि ये गलत कर रहे हैं, मैं अभी भी कहता हूँ ये भी गलत है, उसको भी नहीं माना। हाँ जी, अब मैं कहता हूँ ये भी गलत किया। अब एक इंग्लैंड के फुल बैक हैं जेरल क्वांजा, अब इनको भी रेड कार्ड मिला था मैक्सिको के खिलाफ। अब क्वार्टर फाइनल्स में नॉर्वे के खिलाफ वो मिस करेंगे गेम। इंग्लैंड के पास ना रीस जेम्स हैं, राइट बैक्स बहुत इंजरी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया हुआ है कि हो रहे हैं, अब वो गेम मिस करेंगे। अब क्या यहाँ पे वो खेलेंगे या मिस करेंगे, मेरा ये क्वेश्चन है। अगर ये गेम वो मिस कर रहे हैं जेरल क्वांजा कि वो नहीं खेल सकते, रेड कार्ड है, तो यहाँ पे फिर रोनाल्डो और बैलोगन के साथ आपने सस्पेंशन सस्पेंड की, और अगर वो सही है, अगर वो उनकी सस्पेंशन को भी सस्पेंड कर रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद, तो साउथ अफ्रीकन सिट होल के साथ क्यों आपने ज्यादती की? ये कोई लॉजिक आपने एक टीम के लिए कोई रूल ला रहे हैं? मैं चाहूंगा अब्दुल्ला, बड़ा अच्छा पॉइंट है जी। जैगम भाई कुछ कहना चाह रहे थे पहले। मैं ये कह रहा था कि अब्दुल्ला आपकी बात चले समझ लेता हूँ, लेकिन देखिए एक चीज़ और भी तो गौर करें कि ईरान की टीम के साथ उनका जो रवैया था वो कितना ख़राब था। यानी आप देखें कि एक तो VR टेक्नोलॉजी
होने के बावजूद जो है वो रॉन्ग डिसीजन दिया गया। प्लस ये कि उनकी टीम अगर वो मैच खेलती थी अमेरिका में तो इतनी तवील मुसाफत तय करने के बाद उनको कहा जाता था कि आप यहाँ नहीं रह सकते, आप जो है मैक्सिको वापस जाएंगे। उनको मैक्सिको जाना पड़ता था। उनके जो ऑफिशियल थे उनको वीज़ा की प्रॉब्लम करी। इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ये थोड़ा सा बड़ा डाउटफुल हो गया है। इसकी वजह से देखें खेल जो है वो बिल्कुल इन तमाम चीज़ों से आज़ाद होना चाहिए। हर स्पोर्ट्समैन की और हर जो शायकीन है किसी भी खेल का, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो ये तमाम चीज़ों से बालाताक हो। लेकिन देखें यहाँ ये चीज़ जो है इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मतलब हासिल हो गई उनकी तरफ से। इन तमाम चीज़ों की वजह से जो ना आप यकीन जाने कि ईरानी टीम का जो वो एक मोराल था, उन्होंने इसमें कोई शक नहीं कि देखें आप उन्होंने तीनों गेम अपने फर्स्ट राउंड के जो थे वो बराबर खेले। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक मतलब इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाना। लेकिन मैं इस वजह से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दिला रहा हूँ सबकी कि ये जो रॉन्ग डिसीजन हुआ ना, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी टीम जो थी वो आउट हो गई। मैं आपकी बात से एग्री हूँ सर, बहुत ज़्यादा इस पे सवालात खड़े हो रहे हैं, इस पे वाकई में बहुत बात हो रही है और हम अकेले नहीं करने वाले। आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो फुटबॉल मैगजीन्स हैं वो इस पे बात कर रहे हैं कि आप इसके रेफरल सिस्टम को थोड़ा ठीक करें। VAR जब मौजूद है, बॉल जब खुद बता रही है, तो आपको ज़रूरत क्या है बगैर उससे पूछे कोई डिसीजन लेने की और उस पर ना जाने की। अच्छा, मैं चाहूँगा अरसलान सिराज साहब यही चीज़ कि एक को रेड कार्ड, फिर उसकी सस्पेंशन, जो अभी इन्होंने रोनाल्डो का बताया कि बड़ा प्लेयर था तो उसको भी उन्होंने कहा चलो खेल लो भाई आप भी, और एक को तो बिल्कुल नहीं खिला रहे। देखें, हमेशा सहाफ़त में भी जितना अरसा हो जाए सीखने का मौका मिलता है और नई चीज़ें मिलती हैं। जब ये क्वालिफिकेशन हो रही थी तो हम इस पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे और थैंक्स टू अब्दुल्ला कि उसने एक हमें रेफरेंस दिया कि ये इस तरह पहले भी हो चुका है और इट्स मीन कि ये कहीं रूल बुक में कहीं ना कहीं ये चीज़ है। सिर्फ यहाँ पे इशू ये है कि ये अनाउंस्ड बाय वाइट हाउस, उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट की बात हो गई है फीफा के प्रेसिडेंट से, और तो असल कंट्रोवर्सी मेरे ख्याल में अगर ये ना होता तो जिस तरह अभी अब्दुल्ला ने बताया कि एक पहले भी यानी राउंड में भी एक इसी तरह रेड कार्ड सस्पेंड हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसको यानी अगर कंट्रोवर्सी बनाया है तो वो उस बयान ने बनाया है जिसने कहा कि वाइट हाउस ने वो बयान जारी किया, मैंने वो देखा कि प्रेसिडेंट से बात हो गई है और ये सस्पेंड हो जाएगा। वहाँ से लगा कि कोई प्रेशर आ रहा है और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा हुआ कि वो सारा कुछ होने के बाद भी बेल्जियम ने बड़े अच्छे तरीके से नॉकआउट किया। तो अब मेरे ख्याल में अमेरिका के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि जी वो रेड कार्ड गलत था या सस्पेंड हो जाता तो हम जीत जाते। तो मेरे ख्याल में बेल्जियम ने एक क्लियर मैसेज दिया है। बाकी बेल्जियम जितना कर सकता था प्रोटेस्ट भी किया, बेल्जियम ने अपनी रिक्वेस्ट भी जमा करवाई फीफा के पास और कंप्लेन भी की, वो कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं हुई। उन्होंने अपने पूरे फॉर्म यूज़ किए, लेकिन इसमें एक चीज़ यानी वाज़ेह है कि ये इस तरह का रूल है जो पहले भी क्वालिफिकेशन में भी यूज किया गया। जी, वो जो मैंने आपको बताया इस बात को शुरू करने से पहले कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि यार ये हो क्या रहा है, तो मुझे अंदाजा हुआ कि फीफा के पास ये इख्तियार है और फीफा मैंने कुछ चीज़ें देख रहा कि जी ठीक है अभी नहीं करते, आगे कर देंगे, 6 महीने के अंदर वो कभी भी कर देंगे, किसी भी मैच में कर देंगे। ये बड़ी अजीब। अच्छा, इसको मजीद क्लैरिफिकेशन, ये ऐसा नहीं है, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीफा में है। आप ज़रा ICC के रूल्स में जाके देखें, किसी पे पाबंदी, किसी पे जुर्माना। अच्छा, जहाँ पाबंदी लगती है वहाँ जुर्माना देकर छोड़ भी दिया जाता है। ये हर जगह मौजूद है, हर गेम की थोड़ी शक्ल अलग है। टेनिस में भी ऐसा ही रूल मौजूद है। अच्छा, मज़े की बात है, बैडमिंटन में भी ऐसा ही एक रूल मौजूद है, हॉकी में भी ऐसा ही एक रूल मौजूद है। कहीं पर उसको अगर पाबंदी होती है तो जुर्माने में कन्वर्ट कर देते हैं, और कहीं पर ये होता है कि जी जुर्माना भी डिले कर सकते हैं, जब आप मर्जी भर दें तो बस खेल लें मैच, क्योंकि मैच इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हर बॉडी ने एक रूल इसलिए रखा हुआ है, शायद बड़े प्लेयर अगर इफेक्ट हो गए तो क्राउड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो शायद मेरा मतलब एक ज़ाती सा ख्याल है, बाकी तो मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ। लेकिन ये रूल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसकी क्लियरेंस होनी चाहिए। जैगम भाई क्या कहते हैं, ये क्लियरेंस ज़रूरी है जो आप बात कर रहे हैं, थोड़ा पता तो हो ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने जब प्रोसीड किया केस बेल्जियम की एसोसिएशन ने, तो उन्होंने उसको फिल वक्त जो है रिफ्यूज़ कर दिया। ये इस चीज़ की हमारी करता है, और आप सब आज़ाद मतलब इस बात से मुत्तफिक हैं कि सारा कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई कि जब वो वाइट हाउस से जो अनाउंस हुआ उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और देखें, मतलब अच्छी बात है
मैं ये कहता हूँ कि देखें स्पोर्ट जो है वो बिल्कुल इन तमाम चीज़ों से बाला है। ताकि मैंने भी आपसे अभी शुरू में भी कहा कि इंडिया को तमाम दुनिया ने क्रिटिसाइज़ किया इसलिए कि उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की कि जी पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे, उनकी उधर फला जगह पे मैच नहीं खेलेंगे। तो इसकी वजह से और उसको इन्होंने मज़ीद जो तक़वियत दी वो अमेरिका ने और ट्रंप ने दे दी। तो इससे ये खेल जो है थोड़ा सा मुतासिर हुआ और इसकी जो एक बड़ी शफाफियत थी वो बड़ी मुतासिर हुई है। तो एक ये चीज़ ज़रा ज़रूर देखने के लिए थी। उम्मीद है कि मतलब फीफा जो है वो इस चीज़ के ऊपर कंसिडर करेगा। और सर अभी वैसे बात हो रही थी तो मैं समझता हूँ कि ख़ास करके जब वीआर डिसीजन जो बहुत सारे ऐसे हुए हैं, आपने भी बड़ी प्यारी बात की कि जब ये इतनी तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी मौजूद है तो फिर हम क्यों किसी डिसीजन पे जाएं जिससे जो है कंट्रोवर्सी हो। उससे शायकीन फुटबॉल जो है वो बहुत मुतासिर होते हैं और दिल बर्दाश्ता होते हैं। और आप तो यकीन जाने कि मतलब क्रिकेट में तो कितनी बारीकियां हैं। ये तो खैर इसमें तो फिर भी इतना इजीली है, क्रिकेट में तो बड़ी कोई नॉइस से लेकर और तमाम चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन कम से कम इतना ज़रूर है कि उनकी जो एक मतलब ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। आपकी बात सर बड़ी अच्छी है कि सर लेकिन वहां भी ना हमें वो सईद अजमल की बॉल आज तक सचिन तेंदुलकर के पैड पे इतनी कैसे मुड़ गई आज तक नहीं समझ आई। वो इतनी बाहर कर दी थी वो उन्होंने और वो हमें भी समझ नहीं आई कि कहाँ लेके जाना चाहते हैं। शिराजी साहब कुछ अरसलान भाई एक क्विक लाइन कहूँगा, दुनिया में वो पॉलिटिक्स हो वो खेल हो कोई भी चीज़ हो उसमें अगर गंद आपने देखना है ना उसकी बेसिक तो वो आपको इंडिया से ही मिलेगी। सही है, कोई भी गेम हो कोई भी पॉलिटिक्स हो कोई भी काम हो उसकी अगर आपने देखना है कि उसमें गंद डालना किसने शुरू किया, उसको बुरा किसने किया और दुनिया को गंदे तरीके सिखाए किसने, वो आपको भारत ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से 100 नहीं 200 नहीं 1000% एग्री हूं। अच्छा हम भी नहीं कह रहे, अब तो पूरी ऑस्ट्रेलियंस ने तो मजाक बना लिया है इनका, अब तो पूरी दुनिया इनका मजाक बना रही है। खैर वो जैसे हारे हैं वो आयरलैंड से, उसके बाद एक नई बहस भी वहाँ छिड़ गई है और वो डोमेस्टिक के बहुत बड़े चैंपियन उन्हें लगा शायद मैं आऊँगा इंटरनेशनल में तो किसी भी टीम को ऐसे पछाड़ के रख दूंगा। वो पाँव भी कांप गया, अभी बच्चे हैं थोड़ा टाइम लगेगा। सूर्यवंशी को बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट स्टिल आप जब इंटरनेशनल खेलते हैं, इंटरनेशनल एक बिल्कुल अलग गेम है। वहाँ पे एक मयारी गैर मयारी सा बॉलर जो डोमेस्टिक में नॉर्मल खेलता है उसको इंटरनेशनल मिल जाए तो उसकी भी क्वालिटी बदल जाती है वहाँ पे, तो वहाँ गेम ही अलग होती है। अब आते हैं जी अब्दुल्ला साहब, ज़रा अमेरिका वाले मैच पे भी आ जाते हैं। ट्रंप कार्ड पे हमने इतनी बात कर ली, ये बताएं क्या हुआ अमेरिका के साथ? 4-1 से मार खा गए। ये तो एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी क्योंकि खेल बुरा नहीं रही थी अमेरिका की टीम। वैसे अगर आप देखें अमेरिका की टीम के मैचेस भी अब टफ मैचेस अभी तक, फिर भी जिस तरह मैंने आपको बताया वह मैक्सिको कनाडा की भी आप बात करते हैं, टफ मैचेस आए ही नहीं थे। अमेरिका का ग्रुप क्या था? टर्की थी मुश्किल टीम, पर वो तो पहले ही 4th पोजीशन पे आके उनका कोई सेटअप में बहुत इश्यूज आए और वो बाहर हो गए। अमेरिका ने खेला किसको है? पैराग्वे अच्छा बहुत अच्छा खेली है राउंड ऑफ 16 32 में। फ्रांस के साथ जो किया वो आपने देखा, बड़ा टफ टाइम था और बहुत कमाल खेले हैं वो, उन्होंने मुश्किल डाली हुई थी फ्रांस को। फ्रांस पूरी कोशिश कर रहा था पाँव से खेले, वो पूरी कोशिश कर रहे थे हाथ से खेलने, लेकिन खेलने नहीं दिया उन्होंने फ्रांस को। ये आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, डिफेंसिव फुटबॉल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका सेटअप बहुत अच्छा हो ना डिफेंसिवली, अनस्टॉपेबल फोर्स होती है ये। जितनी भी आप अटैकिंग फुटबॉल का सिर्फ एक काउंटर है, वो है डिफेंसिव फुटबॉल। अटैकिंग फुटबॉल को आप अटैकिंग फुटबॉल से भी हरा सकते हैं, पर डिफेंसिव फुटबॉल को आप सिर्फ डिफेंसिव फुटबॉल से हरा सकते हैं। सही उसको आप हरा नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है। आपको सबसे बड़ी एग्जांपल आपको देता हूँ, चैंपियंस लीग में आर्सेनल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड था, दोनों अनस्टॉपेबल डिफेंसिव फोर्सेस थी। आर्सेनल कैसे जीती? एक गोल फर्स्ट लेग जो हुई थी 1-1 हुआ था, पेनल्टीज पे हुआ था। सेकंड लेग हुआ 1-0 जीती आर्सेनल। फाइनल आया पीएसजी अटैकिंग टीम अभी 6-5 करके आई थी बायर्न म्यूनिख के साथ, एग्रीगेट पे बहुत ज़्यादा अटैकिंग गेम थी, कोई 7-5 के करीब से 7-6। अब यहाँ पे सारी एक्सपेक्टेशन थी कि पीएसजी बहुत अटैकिंग टीम है, आर्सेनल डिफेंसिव है, ये गेम होगी जो पीएसजी बहुत बुरी तरह जीतेगी, कोई 4-0 4-2। गेम से पहले ही पता था कि गेम होगी टाइट। गेम आई, आर्सेनल के पास सिर्फ 24% पोजीशन थी गेम में, पीएसजी के पास 76। आर्सेनल का डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, कोई टीम आके सिर्फ एक पेनल्टी पे पीएसजी ने गोल किया, उनसे ओपन प्ले में हो नहीं सका। इतना अच्छा डिफेंसिव फोर्स थी उनकी, ब्लॉक बहुत अच्छा बनाया हुआ था। अब यहाँ पे इंटरनेशनली पैराग्वे ने बहुत अच्छा बनाया डिफेंसिव अपना ब्लॉक, केप वर्डे ने स्पेन के खिलाफ बहुत अच्छा डिफेंसिवली गेम खेली। डिफेंसिव फुटबॉल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यह आपका पैराग्वे ने जर्मनी के साथ 1-1 ड्रॉ किया और आप लोग अभी कह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि एम्बापे जैसे आगे कह रहे हैं कि आप लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे,
आप हरा के दिखाएं एम्बापे, इतनी मुश्किलों से आपने पेनल्टी पे गोल किए, ओपन प्ले भी बिल्कुल, मैं क्यों यही नहीं कह कर रहा हूँ, सकते नहीं बहुत टफ गेम है, बहुत अच्छा आपने कहा कि वहां पर भी पेनल्टी नहीं होती तो शायद वहां वो 5 पेनल्टीज वाला गेम ही हम देखते और उसमें भी बड़ी एक टेंशन क्रिएट होती है हमेशा। अच्छा, बड़ा अच्छा ये बात है। मैं ज़रा एक ब्रेक लूंगा जी। बाकी टीम ज़रा जो बाहर हुई हैं उनमें बड़ी बड़ी टीम्स पे बात करेंगे, जो अंदर आ गई हैं नॉर्वे को लेकर थोड़ी सी बात ज़रूर करूंगा। बहुत अच्छी खूबसूरत फुटबॉल खेल रहे हैं, मोरक्को बहुत अच्छी खूबसूरत फुटबॉल खेल रही है, इंग्लैंड बहुत अच्छी बहुत शानदार फुटबॉल खेल रही है। ऐसे ही धक्के के लोग नहीं है कि धक्के से, मुझे स्पेन ऐसे ही लग रहा है कि बस आ गई है आगे, बट स्पेन शायद मेरे एक नाकिस राय आगे सरवाइव नहीं कर पाएगी। बट अर्जेंटीना बहुत अच्छी फुटबॉल खेली, ब्राज़ील को पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ, उस पर भी बात करेंगे। बड़ी मज़े की डिस्कशन हो रही है। अच्छा, वीएआर को लेकर थोड़ी सी बात हुई थी, कुछ बात अब्दुल्ला चाह रहे थे इस पर करना। अब्दुल्ला, वीएआर सिस्टम और रेफरीज की अपनी मर्जी भी चल रही है, तो वीएआर सिस्टम का इस्तेमाल अगर मतलब उसी पर डिपेंडेंसी हो जाए जैसे क्रिकेट में है, फॉरन वो दे देते हैं थर्ड अंपायर को, थर्ड अंपायर टेक्नोलॉजी पे डाल देता है, वो जो भी करे, वो हॉटस्पॉट हो, स्नेकोमीटर, जो मर्जी हो वो उस पर डाल देते हैं और फिर वो आपको टेक्नोलॉजी जो बताती है उस पर फिर कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता, कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि डैरिल एयर वाले मामले पे बड़ा फड्डा पड़ा था, इंजमाम उल हक ने उसकी तबीयत बहाल कर दी थी और वो बड़ा कमाल काम किया था। मैं आज भी इंजमाम के साथ हूँ उस बात में। तो उसके बाद ये मामला इन्हें सोच समझ आई, लेकिन यहाँ पर मौजूद है और हमने ही माशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी भी पकड़ाई है, बॉल में चिपिंग करके कमाल काम किया। पाकिस्तान को एक सारी ज़िंदगी क्रेडिट रहेगा। तो मानते क्यों नहीं भाई हमारी बात है? वार का तो देखिए मैं कहूँगा कि रेफरी वाला आपने जो सिस्टम बताया, वार को ये यूज़ सही नहीं करते। एक फीफा ने एक अच्छा रूल लाए थे, क्योंकि पहले वार होता था कि वो पेनल्टीज देखेगा और रेड कार्ड्स देखेगा बस, और कुछ नहीं वार ने करना। फीफा ने रूल लाया कि सेकंड येलो कार्ड्स भी देखें और साथ साथ कॉर्नर्स भी देखें, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे मैंने देखे चीटिंग बहुत होती है, क्योंकि रेफरीज जो होते हैं ना उनकी आईसाइट में चीज़ नज़र नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, वो फिर उनको डिसीजन होता है उन पे डिपेंडेंट। वो कहते हैं अच्छा हमने देखा नहीं, चलो क्राउड के शोर पे चले जाते हैं कि होम स्टेडियम में कह लें, क्योंकि होम स्टेडियम यूजुअली होते हैं, कह लें सिटी का मैच है यूनाइटेड से, होम सिटी है, अवे यूनाइटेड है, यूनाइटेड ने फाउल किया सिटी के प्लेयर पे, अब ये येलो कार्ड है। फाउल इतना नहीं था ये, मुझे लगता है सॉरी मैं कहूँगा यूनाइटेड के प्लेयर ने बॉल ली सिटी के प्लेयर से, पर स्लाइड पे ली थी, फिर सिटी का प्लेयर अब नीचे गिर गया। अब क्राउड शोर में जाएगा, फाउल नहीं है, क्राउड शोर में जाएगा कि जी फाउल है, पूरा शोर में जाएगा, होम स्टेडियम है ना सिटी का, तो वो फिर रेफरी को होगा अच्छा क्राउड शोर में चाह रहा है ना, वो वार पे देख सकता है, तो वो कहेगा अच्छा येलो कार्ड है। अब वहाँ पे आप रेफरी ने क्योंकि देखा नहीं सही इतना, क्योंकि अब ह्यूमन है वो भी, उसको भी सही नज़र नहीं आया, तो वो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब वार का इनको यूज़ सही तरह करेंगे तो फिर चीज़ होगी। हमने ईरान वाली गेम में वार का मैंने सुना है कि वो ऑफसाइड वाला गोल जो था, वार ने इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई खास आप कह नहीं सकते कि चीटिंग की है, अभी तक सही जा रहे हैं वार, क्योंकि इन्होंने क्या किया वैसे ऑफसाइड रूल पे सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड यूज़ कर रहे हैं कि ऑफसाइड होता है तो वो फिर प्लेयर मतलब वो ऑनलाइन खुद ही लाइन बन जाती है, एआई से बनती है, वो रेफरी का उसमें कोई कमाल नहीं होता। ये फाउल्स पे मैं कहता हूँ फाउल्स पे इनको कोई तरीका लाना चाहिए, क्योंकि ये फाउल्स पे अगर रेड कार्ड और ये येलो कार्ड पे बहुत होता है। जिस तरह आपने बैलोगन वाली बात कर रहे हैं कि वो फाउल, कुछ लोग कहते हैं रेड कार्ड है, कुछ कहते हैं नहीं था, कुछ कहते हैं येलो था, क्योंकि वो अच्छा उस पर बहस बड़ी छिड़ी है। मैं देख रहा हूँ एक्सपर्ट्स उस पर बात कर रहे हैं और मैं देख भी रहा हूँ ज़्यादातर जो बड़ा एक हिस्सा है वो ये कहता है कि जी रेड कार्ड नहीं दिखाना चाहिए था। वो हार्श ज़्यादा था बैलोगन पे, क्योंकि आप बॉल के लिए तो हर बंदा जाता है। ट्रम्प ने बड़ी अजीब सी बात की थी, कुछ समझ नहीं आई थी, पर उन्होंने भी यही बात की थी कि दो बंदे बॉल पे जाते हैं तो थोड़ा सा इस तरह का कांटेक्ट होता है। बैलोगन का थोड़ा सा वियर्ड था, येलो कार्ड बनता था, सही बात है। ट्रम्प ने कहा है, ट्रम्प ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने, उन्होंने बड़ी कहा कि आजा नेकर पहने आजा रेफरी बन जा, बस यही आखिरी काम रह गया उनका बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, वो उसमें रेसलिंग में भी रहे हैं, कभी भी रेफरी बन के भी आ सकते हैं, वो रेसलिंग में भी रहे हैं, तो उनका बड़ा जिस तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है, स्पोर्ट्स में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और चलें वर्ल्ड कप भी हो गया, ईरान ने खेल लिया, अच्छी चीज ये कि ईरान ने खेल लिया। मैं ये देखना चाहता था कि देखिए स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए अगर, और ये मैं फीफा को क्रेडिट दूंगा, अगर इसकी जगह आईसीसी होती, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं, आईसीसी होती, इंडियन डोमिनेंसी होती, कभी पाकिस्तान को कोशिश कर नहीं, अगर इतना बड़ा मसला वो नहीं करने देते, वो कहते जी इधर तो खेले, उन्होंने वहां पे भी खेला, जहां खेलना था उन्हें खिलाया गया और फीफा ने कहा जी ये खेलेंगे।
हाँ, रूल्स बुक के मुताबिक वो हारे ज़रूर है, लेकिन वो रूल्स बुक के मुताबिक थे। उन्हें लगा उनके साथ ज्यादती हुई, थोड़ा हार्श हुए होंगे, अंपायर्स ने, रेफरीज ने कुछ किया हो तो किया, बट गेम हुई। गेम में वो बराबर रहे, जीतते तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। तो ये एक अलग मैटर है, बट वो गेम खेले और पूरा वर्ल्ड कप खेल के बाहर हुए, ये भी एक अच्छी, और बहुत अच्छा खेल के बाहर हुए। कम से कम सऊदीया से तो बहुत अच्छा खेले, उन्होंने डरा के रखा है टीमों को, बड़ा मज़ा आया, खुशी भी हुई है कि चलो हमारे पड़ोसी, हमें भी हिम्मत हुई है कि हम भी किसी कोई 150-200 साल बाद हम भी इंशाल्लाह फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेल ही लेंगे कभी। हमारी बॉल तो कब से खेल रही है 82 से। अच्छा शिराजी साहब, नॉर्वे सर बड़ा अच्छा खेल रही है, बड़ा कमाल खेल रही है। ब्राज़ील बड़ी, मतलब ब्राज़ील अपने स्टेटस से बहुत नीचे की फुटबॉल खेली है। हालांकि जापान वाला मैच वो बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन उसके बाद वो बहुत नीचे की फुटबॉल खेले। मैक्सिको कमाल खेली, इंग्लैंड को इतना टफ टाइम दिया, 3-2 का मुकाबला था, और डिफरेंस वही हैरी केन और उनका कंपोजर बड़ा। लेकिन नॉर्वे क्या खेल, पूरी टीम बहुत अच्छा खेली, कीपर एक्सीलेंट उनका, और जिस तरह एर्लिंग हॉलैंड, मतलब आप देखें पूरे मैच में ढीला ढीला भाग रहे होते, गेंद उनकी तरफ आती है तो उनमें बिजली भर जाती है, उसके बाद वो किसी के हाथ ही नहीं आते। अच्छा, इसमें अरसलान जो VAR की बात हो रही थी, तो मेरी एक सजेशन है कि जिस तरह होता है ना क्रिकेट में थर्ड अंपायर, तो एक स्पेशल रेफरी बैठा हुआ हो जो इस चीज़ को देख रहा हो। जो रेफरी ऑन ग्राउंड होते हैं वो जब जाके देखता है तो उस पर और ज़्यादा प्रेशर होता है, फिर उसने आके गेम को स्टार्ट भी करना होता है, तो वो उस तरह डिसीजन नहीं दे पाता। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह का कोई इन फ्यूचर फीफा देख ले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जहाँ तक आपने नॉर्वे वाली बात की, मेरे ख्याल में वो एक ही डिफरेंस था दोनों टीमों में, और वो था गोलकीपर। मेरे ख्याल में अगर पहला गोल हो जाता जो प्लेंटी मिली थी, तो मेरे ख्याल में चीज़ें वहीं पे प्रेशर आ जाता, और उसके बाद जितने अच्छे गोल्स उसने रोके हैं, यकीनी गोल थे, और वो गोलकीपर ने रोके हैं, तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों का डिफरेंस जो था वो गोलकीपर था। ये बताएं, अर्जेंटाइन बहुत अच्छा खेलती भी आ रही है, आगे इस राउंड में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अर्जेंटाइन से? देखिए, मैंने पिछले जब आपके पास शो में बैठे हुए थे तो मैंने रिजवान भाई का जिक्र किया था कि हम पहले ही अपनी यानी 11 ले लेते हैं कि कौन आगे प्रोग्रेस करेंगी। तो मेरे ख्याल में तो मैं तो उन्हीं के साथ हूं, लेकिन उनका थोड़ा डिफरेंट है, और उनकी 6 की 6 टीमें पहुंच गई हैं, मेरी 4 पहुंची हैं। तो आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। अर्जेंटीन को रिजवान भाई ने कहाँ पहुंचाया? उन्होंने घर पहुंचाया। वो हमेशा यही करते हैं, ना उन्हें बाबर आजम पसंद है, ना उन्हें रिजवान पसंद है, पता नहीं क्या उन्हें, पूछेंगे हम उन्हें बुला वो हमें भी नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने अपनी 8 टीमें दी, मैंने अपनी 8 टीमें दी, जिसमें से अभी 6 टीमें पहुंची हैं, उनकी 6 की 6 पहुंच गई और मेरी 4 पहुंची। होए मुकाबला सख्त है। अच्छा जैगम भाई, जरा नॉर्वे की गेम पे थोड़ी सी बात जरूर करूंगा, और बेल्जियम मतलब बेल्जियम पर बात उस तरह नहीं हो रही, बट बेल्जियम बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है, बड़ी डिसेंट फुटबॉल खेल रही है। बिल्कुल, देखें आप, कमाल की बात ये कि जो डी ब्रोने है वो मतलब ज़ाहिर है कि मैनचेस्टर सिटी से खेलते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन उनकी जो मैं समझता हूँ जो कोच की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। इसकी वजह ये कि उन्हें पता है कि लुकाकू जो है बहुत बड़ा प्लेयर है, वो ज़ाहिर है कि बहुत चंद अब स्टेमिना उनका वो रहा नहीं, लेकिन वो मैच विनर प्लेयर है, और ये कि अपनी जो गोल की जो ट्राइयाँ मिलती है उसको तकरीबन सक्सेसफुल होता है। तो आप देख लें कि कल भी उस वाले मैच में भी उसने यही किया कि उसको लास्ट उसमें उतारा उन्होंने लुकाकू को, और एक गोल मार दिया उसने। तो ये मैं समझता हूँ कि बेल्जियम की ये वाली स्ट्रेटजी जो है वो बहुत अच्छी है। अब आप बात कर रहे थे, देखे कि मैंने अपने शुरू में ही कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैच विनर वो है ब्राज़ील के उसमें मामले में नॉर्वे के, तो उनका ऑर्जन जो गोलकीपर है उसकी बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है मैच को जितवाने में। और रही बात ये कि देखें, जहाँ तक खेल के हवाले से होता है कि बिल्कुल हर कोच जो होता है वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है, एक प्लान करता है, लेकिन होता क्या है कि ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशंस होती है ना, उस वक्त फिर वो पता चलता है। मतलब देखिए, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, खास करके ये कि स्टेमिना वाइज उसकी क्या कंडीशन है, उसकी अटैकिंग वाइज क्या कंडीशन है, उसकी डिफेंसिव वाइज क्या कंडीशन है, शॉर्ट पासिंग कम्बिनेशन उनका कितना अच्छा है, ये तमाम फैक्टर। और फिर देखें सबसे आखिर में एक सबसे बड़ी चीज़ वो कि किस्मत का अमल दखल, कि किसी की शूट जो है वो गोल पोस्ट से टकरा के वापस आ जाती है, और किसी की शूट जो है वो नेट में चली जाती है। तो ये तमाम फैक्टर जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। हम बेशक से देखें कितनी बड़ी बड़ी टीमें थी कि जो बाहर हो गई। मैं थोड़ा सा तस्करा कर दूँ, आप हैरान होंगे कि 2022 और 2026 दोनों वर्ल्ड कप में जो 4 दफ़ा का आलमी चैम्पियन हो इटली, वो इन
टीमों में क्वालिफाई नहीं कर सही सका, बात। क्योंकि 2022 की इसमें जो थी 32 टीमें थी और 2026 का जो वर्ल्ड कप है इसमें 48 टीमें थी। तो आप कितनी हैरानकुन बात है कि जो 4 दफा का आलमी चैंपियन हो और फिर उनकी इटालियन सीरियर लीग कितनी मशहूर है। जी हाँ, ये तमाम चीज़ें बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद कितना स्ट्रॉन्ग उनका स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बावजूद देखें कि वो मतलब इन 48 चीज़ों में मुंतखब नहीं हो सकी। सही ये बात है तमाम सर, चीज़ें ऐसी 48 में लगती भी हैं। नहीं आई। सही क्या है सर, नहीं, जर्मनी देखें ना, जर्मनी वर्ल्ड चैंपियन मुताबिक देखिए- 3 दफा का, वो आगे नहीं जा। ब्राजील 5 दफा का वर्ल्ड चैंपियन है, राउंड ऑफ 8 में नहीं आ पाया। जी जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये कितनी बड़ी बात होती है। हालांकि जर्मन का मतलब कितना अच्छा एक उनकी लीग है, बंडसलीगा लीग, जो साल साल चलती है और उनका एक बड़ा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जो स्पोर्ट्स के हवाले से। मैं तो अमूमन कहा करता हूँ कि अगर फुटबॉल का रास्ता अगर इसके बाद जो बंद हो जाता है वो यूरोप पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि देखिए अब तक जो 22 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं तो उसमें 12 दफ़ा जो वर्ल्ड कप है वो तो यूरोप लेके गया है, सही बात। तो उसकी तो बरतरी अभी तक कायम है। तो वो इस बार भी मुझे लगता है कि इस बार शायद इंग्लैंड कोई ना कोई सरप्राइज जरूर करे। अच्छी खेल रही है और मैं चाहता भी हूँ, बड़ा अरसा हो गया बेचारों को, सारी जिंदगी खेलते, किसी वर्ल्ड कप का हिस्सा उनकी वो T20 आ गया उनके हिस्से में, अभी वनडे का वर्ल्ड कप भी उन्होंने बड़ी तरसना है और फिर टेस्ट चैंपियनशिप में भी उनका यही हाल है, क्रिकेट में, तो फुटबॉल में भी उनका यही हाल है कि वर्ल्ड कप नहीं उठा पा रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया जैगम भाई, थैंक यू सो मच। जैगम अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, असलान शराजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और अब्दुल्ला थैंक यू सो मच। बहुत ही मज़ेदार एक्सपर्ट डिस्कशन हुई आज सारों के साथ, और कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बस जाते जाते, स्पेन से मुझे उम्मीद थी कि एक डेविड विले बड़े प्यारे प्लेयर हुआ करते थे, मेरे बहुत ही फेवरेट प्लेयर थे, उस क्लास का प्लेयर होना चाहिए था उस टीम में, जो टीम अब बहुत स्ट्रगल कर रही है। यमाल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये क्या कर पाते हैं और क्या नहीं। कल फिर मुलाकात होगी।